Hello you all, welcome in part 2 of Mauryan Empire. पिछला वीडियो जो हमने बनाया था वो मौर्यन एम्पायर पर था, जिसमें हमने मौर्यन एम्पायर के बारे में काफी सारी चीजें डिस्कस की थी। चैप्टर 4 आईसीएसई बोर्ड की हिस्ट्री का क्लास 9th की बुक का है, उसका ये पार्ट 2 है। इसको आप अच्छे से देख लें। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, और इसमें भी हम लोग बेसिकली 3 चीजों के बारे में बात करेंगे: सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मौर्यन एम्पायर। तो आइए आज का सेगमेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पैन इंडियन कैरेक्टर की। मौर्यन एम्पायर के टाइम में इंडिया में क्या चल रहा था एक्चुअली, उस पर पहले बात करेंगे। द मौर्यन एम्पायर बिगिनिंग विद चंद्रगुप्ता मौर्य was vast with an all-India character. Seleucus, whom Chandragupta defeated in war, had handed him 4 provinces of Kabul, Kandhar, Herat and Baluchistan. These remained with the Mauryan Empire right up to the end of Asoka's rule. During Bindusar's rule, Asoka razed Takshashila and quelled the revolt here. After Bindusara had established his rule over South India, no other king ever ruled over the whole of India. The fact that Chandragupta Maurya spent his last years at Shravanbelgola in Karnataka speaks volumes about the all-India character of the Mauryan Empire. इस पूरे पैराग्राफ में बात ये बताया जा रहा है कि मौर्यन एम्पायर जो था उसका एक्सटेंट इतना ज्यादा है, नॉर्थ ईस्ट से लेकर के इधर साउथ में पेन्नार रिवर तक, और काबुल, कंधार, हेरात, बलूचिस्तान जो प्रोविंसेस है वो भी इसमें है। तो इसमें जो लोग रह रहे हैं वो किसी एक कैरेक्टर के नहीं है। इसको ऑल इंडिया कैरेक्टर कहा गया। ऑल इंडिया कैरेक्टर मतलब अलग अलग रीजन, साउथ इंडिया में अलग है कल्चर्स है, नॉर्थ इंडिया के कल्चर्स अलग है, ईस्टर्न नॉर्थ वेस्ट का जो हिस्सा है उधर के कल्चर्स अलग है। तो सब मिली जुली एक तरह का कल्चर उस समय था। और द चीफ एडवांटेज ऑफ द पैन इंडिया कैरेक्टर ऑफ हिज एम्पायर वाज द फॉलोइंग। नंबर 1 इज इट मार्क्ड द एंड ऑफ स्मॉल स्टेट्स। इट हेल्प्ड इन एस्टैब्लिशिंग ट्रेड लिंक्स विद फॉरेन कंट्रीज। इट मेड इंडिया स्ट्रांग एंड हेल्प्ड द मौर्यन किंग फेस फॉरेन एग्रेशंस सक्सेसफुली। After Asoka's victory over Kalinga, the era of conquest and wars was over. Kaling War के बाद की बात है। It helped the Mauryan kings to pay more attention to social and economical life of the people. Hence, there was an all-round economic prosperity. इस पूरे पैराग्राफ में जो आपको हाईलाइट करने वाली बात है, काबुल, कंधार, हेरात और बलूचिस्तान को अंडरलाइन कर लीजिए, ऑल इंडिया कैरेक्टर को अंडरलाइन कर लीजिए। और जो पैराग्राफ में लिखा होता है ड्यूरिंग बिंदुसार्स रूल अशोका रेज्ड तक्षशिला एंड क्विल्ड द रिवोल्ट देयर, इसको अंडरलाइन कर लें। और द चीफ एडवांटेज क्या थे, पैन इंडिया कैरेक्टर से फायदा क्या मिला मौर्यन एम्पायर को, उसके लिए आपके बुक में 4 पॉइंट्स A B C D करके दिए गए हैं। इन चारों पॉइंट्स को टिक कर लें, ये इंपॉर्टेंट है, उनको लिखना पड़ेगा। अब पैन इंडिया कैरेक्टर जानने के बाद हम बात करने वाले हैं मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन की। और इसमें it was Chandragupta Maurya under the guidance of Chanakya who laid the foundations of an elaborate system of administration. Chanakya wrote a book named Arthashastra in which he describes the principles and of policies and the art of administration. Principle of policies and art of administration को underline कर लें। Chandragupta's son Bindusar retained the same system and Asoka made some changes necessitated by the change of heart after the Kalinga War. Number 1, Asoka added a new 5th province, Kalinga, in the existing 4 provinces with Toshali and its capital as its capital. Kaling का जो कैपिटल बनाया गया वो तोशाली को बनाया गया। The Mauryan centralized monarchy became a paternal despotism under Ashoka. In one of his edicts, Ashoka says, all men are my children.
Ashoka simplified many rigorous practices related to administration regarding taxation and crop collection. This helped to increase productivity and economic activity across the empire. अशोका ने बहुत सारे उसमें चेंजेस किए थे, जिसमें सब इंपॉर्टेंट चेंजेस जो हैं उस पर हम डिस्कस कर रहे हैं. अशोका अपॉइंटेड महामात्रास, गवर्नर्स जिनको हम कह सकते हैं, टू लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ हिज सब्जेक्ट्स. महामात्र नियुक्त किए थे, ये एक ऑफिसर हुआ करता था. मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन हैड टू मेन डिविजन्स, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन. इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए. मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन को दो और कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं. एक है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एंड दूसरा इज मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन. ये दो और कैटेगरीज इसमें बनाई जा सकती हैं, जिसमें मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन को डिवाइड किया जा सकता है. पहले हम सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे, और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की जब हम बात करते हैं तो इसमें तीनों उसमें शामिल हो जाएंगे. कौन कौन? सेंट्रल, प्रोविंशियल और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन. तो सबसे पहले सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन. द मौर्यन गवर्नमेंट वाज सेंट्रलाइज्ड. अंडरलाइन कर लीजिएगा, मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन वाज सेंट्रलाइज्ड एंड वाज मैनेज्ड बाय सेवरल ऑफिसर्स ऑफ डिफरेंट रैंक्स. डिफरेंट रैंक के ऑफिसर इसको मैनेज करते थे. द किंग वाज द सुप्रीम अथॉरिटी एंड हिज थ्रोन वाज हेरिडिटरी. थ्रोन हेरिडिटरी था. सुप्रीम जो अथॉरिटी है वो किंग हुआ करता था. ही वाज आल्सो द सुप्रीम जज. सुप्रीम जज का जो रोल था वो भी किंग ही ये निभाता था. आगे बात करें अगर, he was also the supreme judge. Megasthenes, he was also the Megasthenes, the Greek ambassador at the court of Chandragupta Maurya, in his book Indica and Chanakya in his book Arthashastra tell us about the Mauryan administration. बच्चों देखिए, मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे पास दो इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं. नंबर वन इज इंडिका एंड नंबर टू इज अर्थशास्त्र. इंडिका वाज रिटन बाय मेगास्थनीज एंड अर्थशास्त्र वाज रिटन बाय कौटिल्य. Ashoka brought about some changes in the administrative system of Chandragupta Maurya. अभी हमने देखा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जिस एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को स्टैब्लिश किया था, उसका बेटा जो बिंदुसार है उसने उसी को रिटेन किया. और बिंदुसार के बाद जब अशोक का रिजम आता है तो अशोक ने, चूंकि कलिंग वॉर के बाद उसका हृदय परिवर्तन हो चुका था, इसलिए उस समय की नेसेसिटी के अनुसार अशोक ने उस एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में सम चेंजेस किए थे, है ना. और वो चेंजेस जो है उन पर हम देखते हैं क्या है. अशोका brought some changes in the Mauryan administration. He appointed Mahamatras, mean governors, to look after the welfare of his subjects. At the central level, the king was assisted by the council of ministers. Okay, मंत्री परिषद जिसको कहा जाता था, headed by the prime minister. Each minister was responsible for his department. The council of ministers included the chief pujari of the state called Purohit, Senapati, who advised the king on matters related to war and peace, the head treasurer called Sannidhata and Samaharta, the taxation expert. देखिए ये सारे ऑफिसर्स जो है ना, उनकी लिस्ट बना के आपको लिखनी होगी कॉपी में और उसको याद रखना होगा. मैं एक बार फिर से इसको रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए और अपने बुक में अंडरलाइन भी कीजिए. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को मंत्री परिषद भी कहा जा रहा है. देन चीफ पुजारी को पुरोहित. सेनापति कौन है? हु एडवाइज द किंग ऑन मैटर्स रिलेटेड टू वॉर एंड पीस. संविधाता कौन है? द हेड ऑफ ट्रेजरर, एक तरह से आप वित्त मंत्री कह सकते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर इसको कह सकते हैं. समाहर्ता कौन है? द टैक्सेशन एक्सपर्ट है. अदर इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स वेयर अकाउंटेंट जनरल, one in charge of agriculture, superintendent of mines, superintendent of ports, controllers of commerce, as well as the superintendent of weight and measures. ये सारे ऑफिसर्स हैं. इनकी एक लिस्ट बना लें बच्चों, इन सभी ऑफिसर्स की एक लिस्ट बना लें, इंपॉर्टेंट है. आगे बढ़ते हैं. आपके बुक में पेज नंबर 47 में एक छोटा सा बॉक्स भी दिया हुआ है, इसमें प्रोविंसेस एंड देयर कैपिटल्स भी लिखे गए हैं. ये अशोक के टेन्योर के टाइम में, 5 स्टेट्स, 5 प्रोविंसेस में डिवाइड था मौर्यन एम्पायर.
ध्यान से सुनिए, अशोक के कार्यकाल में मौर्यन एम्पायर 5 स्टेट्स में 5 प्रोविंसेस में डिवाइड हो गया था, जबकि अशोक से पहले 4 प्रोविंसेस हुआ करते थे। 5वां प्रोविंस कलिंग अशोक ने उसमें ऐड किया था। उन समूह के कैपिटल्स यहां लिखे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, द फर्स्ट वन इज मगध, द कैपिटल इज पाटलिपुत्र। गंधार, द कैपिटल इज तक्षशिला। अवंती, द कैपिटल इज उज्जैन। Southern provinces, the capital was Swarnagiri, and Kalinga, the capital is Toshali. Provincial administration की अगर बात करें तो अशोका made alternation only in the central government. I repeat myself once again. अशोका made changes, alternation जो भी उसने किया only in the central government and not in the provincial government. During his grandfather's time, there were 4 provinces, and after the addition of Kalinga in Ashoka's time, there were 5 provinces as shown below. Head of the province was called Kumar or Aryaputra. Underline it. Only the princes were appointed to this position. During Ashoka's time, the Kumars were assisted by governors Mahamatra. ये अशोक के टाइम में हो गया. According to some rock and pillar edicts of Ashoka, besides the Mahamatra, other officers took active part in the administration of the province. Mahamatra तो उसका एडवाइजर है, उसके अलावा भी कुछ ऑफिसर्स हैं जो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं। प्रादेशिक collected taxes, underline it. Rajuka performed the functions of modern day तहसीलदार और रेवेन्यू ऑफिसर की तरह काम करता था वो रजुक, एंड द युक्ता वाज द ट्रेजरर। तो 4 ऑफिसर्स के नाम यहां भी दिए गए हैं, युक्ता है, रजुक है, प्रादेशिक है और महामात्र है। अब बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में हम देखते हैं कि द प्रोविंसेस वर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स कॉल्ड जनपद्स। Their administration was looked after by Pradeshik, Rajuk and Yukta. Administration of cities की बात करें तो important cities, the capital of provinces, as given earlier, had their own administrative system. The head of the city was the Nagar Adhyaksha. Underline कर लीजिए. According to Megasthenes, the administration of Patliputra, the capital city of Mauryan Empire, was looked after by a committee of 30 members. Very important sentence, underline it. If we discussed about revenue system, the land revenue was the chief source of income in the Mauryan Empire. Land revenue, underline it, land revenue. It was 1/6 to 1/4 of the produce. 2 kinds of taxes, namely the bali and the bhag, was levied on agricultural produce and the cattle at the rate of 1/6. According to Vincent Smith and Shama Shastri, bali was a religious tribute. Toll tax. Toll tax was imposed on articles which were brought for sale. Taxes were levied on liquor shops and gambling houses. है ना, जुआ घर जो हुआ करते हैं इन पर टैक्स लगाए जाते थे। लिकर्स शॉप पर टैक्स लगाए जाते थे। Some taxes were collected from forests and mines also. From the revenue collected, the state provided various facilities like roads, irrigation, hospitals, met other expenses of the state. मौर्यन एम्पायर में द स्पाई सिस्टम जो है उस पर बात करना बहुत जरूरी है। स्पाई सिस्टम, गुप्तचर व्यवस्था, खुफिया विभाग, स्पाई सिस्टम। Chandragupta Maurya had a wide network of spies in his empire. आपने अगर चाणक्य सीरियल देखा होगा या चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से भी एक सीरियल आता था वो देखा होगा, तो उसमें बताया गया है कि चाणक्य ने गुप्तचरों की बहुत बड़ी फौज खड़ी कर दी थी। खुफिया लोग जो वो जो न्यूज है हर मतलब ग्राउंड लेवल की जो न्यूज है वो एम्पायर तक कैसे पहुंचाई जाए, इसके लिए कई स्टेप्स बना रखे थे चाणक्य ने। तो यहां लिखा हुआ है देयर वर स्पाइज अगेंस्ट द स्पाइज एंड ऑन इंपॉर्टेंट मैटर मोर देन वन एजेंट वाज आस्क्ड टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन। गुप्तचरों के भी गुप्तचर हुआ करते थे, ठीक है ना। एंड
द इंपॉर्टेंट मैटर्स जो होते थे उस पर एक से ज्यादा लोगों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती थी। द किंग वॉज ऑलवेज केप्ट इन्फॉर्म्ड ऑफ द वर्किंग ऑफ द ब्यूरोक्रेसी। किंग की जो ब्यूरोक्रेसी है, जो ऑफिसर्स की सिस्टम है, वो पूरी वो ठीक से काम कर रही है कि नहीं, उसके लिए हमेशा एम्पायर तक सूचनाएं पहुंचाई जाती थी स्पाई सिस्टम की सहायता से। मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात करें, अगर हम लोग सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे थे, अगर मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो मौर्यस मेंटेन्ड अ ह्यूज आर्मी कंसिस्टिंग ऑफ इन्फेंट्री, कैवलरी, एलिफेंट्स, chariots, etc. etc. According to Megasthenes, the Mauryan army consisted of about 6 lakh infantry, 30,000 cavalry, and 9,000 war elephants. According to another sources, the Mauryan maintained 8,000 chariots. The chief weapon used were bows, arrows, shield, and swords, etc. The king was commander-in-chief of the army. The whole army was under a military commission of 30 members. The Mauryas also had a well-laid recruitment policy. Recruitment policy बहुत अच्छी थी उनकी। क्या है? The soldiers were paid salary in cash. The Mauryan king had built forts at strategic places for safety and security of the empire. तो ये बच्चों आपके बुक का मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन वाला जो पार्ट था चैप्टर 4 का, ये भी कंप्लीट हो गया। आज के इसी वीडियो सेगमेंट में हम बात करेंगे अशोक के धम्म की। अशोक के धम्म की बात आज के ही सेगमेंट में करेंगे। तो अशोकाज धम्मा, आइए इस पर बात करते हैं। अशोकाज धम्म, वंस अगेन वेलकम यू ऑल। अच्छा, ये वीडियो शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स को। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दक्ष एजुकेशन का एकेडमिक जो क्लासेस चलती हैं उसका टेलीग्राम चैनल भी है, आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। यूट्यूब वीडियो तो आप देख ही रहे हैं, फेसबुक, इंस्टा, हर जगह दक्ष एजुकेशन को लाइक एंड फॉलो कर सकते हैं। वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर कर सकते हैं, आप वो काम जरूर कीजिएगा। आइए अशोक के धम्म की बात करते हैं। आफ्टर द कलिंग वॉर अशोका बिकेम द पीपल्स किंग। पीपल्स किंग बन गया, मतलब जनता का राजा, जनता में पसंद किया जाने लगा। इट मीन्स ही एम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म बट डिड नॉट इम्पोज इट ऑन हिज सब्जेक्ट्स। उसने स्वयं बुद्धिज्म को अपना लिया लेकिन जनता पर बुद्धिज्म को थोपा नहीं, प्रेशराइज जनता को नहीं किया कि आप भी बुद्धिज्म को फॉलो करें। उसने छोड़ दिया जनता पर ये डिसीजन कि वो क्या करना चाहती है। He wanted his subjects to follow such a dhamma that may be based on the unifying principles of all major religions of the world. वो ये चाहता था कि उसकी जनता जो है वो धम्म को फॉलो करे, धम्म को फॉलो करे। धम्म क्या है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, व्हाट यू नो अबाउट द धम्मा ऑफ अशोका। तो धम्म के बारे में अशोक ने बताया है कि क्या है वो। इट इज अ यूनिफाइंग प्रिंसिपल ऑफ ऑल मेजर रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। सभी धर्मों में, विश्व के सभी रिलीजन में जो भी अच्छी बातें हैं उन सब को कलेक्ट करके उसको उसने कहा धम्म। द धम्मा इज डिस्क्राइब्ड इन अशोकाज एडिक्ट। अशोकाज एडिक्ट इज नॉट अ रिलीजन। अशोक खुद ही ये बात समझा रहा है कि अशोकाज जो धम्म है वो कोई रिलीजन नहीं है, कोई धर्म नहीं है। बट अ मोरल लॉ, अ कॉमन कोड ऑफ कंडक्ट। ये क्या है? अशोक का जो धम्म है वो क्या है? एक मोरल लॉ है, कॉमन कोड ऑफ कंडक्ट है। इन दोनों चीजों को आप अपने बुक में अंडरलाइन कर लीजिएगा, कॉपी लेकर बैठे हैं तो नोट कर लीजिएगा। मोरल लॉ मतलब क्या है? एक ऐसा कानून जिसे सभी को मानना चाहिए, चाहे वो व्यक्ति किसी भी रिलीजन को फॉलो कर रहा हो। या कॉमन कोड ऑफ कंडक्ट क्या है? एक अच्छा जीवन जीने के लिए जो चीजें आपको फॉलो करनी चाहिए अपने व्यवहार में,
उसको कहेंगे कॉमन कोड ऑफ कंडक्ट. देन द धम्मा इज डिस्क्राइब्ड इन अशोका's edict is not a religion or religious system but a moral law or a common code of conduct, an ethical order which is common meeting ground of all religions. अब है principles of Dhamma. Ashoka's Dhamma has the following silent points या silent features. ये एग्जाम में पूछा जा सकता है. Number 1 is respect for elders and love for children. ये तो सबके लिए एप्लीकेबल है भाई, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो. The second one is अहिंसा और non-violence. Same thing. Good deeds and good karma would give happiness to man in the next birth. Fourth one is he taught people to respect all religions. He disapproved empty rituals. Rituals मतलब होता है परंपराएं एक तरह से. Impact of Dhamma on Ashoka's imperial policy. अब धम्म का अशोक के राजत्व की जो नीति थी उस पर क्या असर हुआ, इस पर बात करते हैं. रिलीजियस यूनिटी आई एम्पायर में, मोरल वैल्यूज को लोगों ने फॉलो करना स्टार्ट किया. एंड ऑफ क्राइम्स, एम्पायर में क्राइम की घटनाओं में कमी आई. पब्लिक वेलफेयर स्टार्ट हुआ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. विद द पॉलिसी ऑफ कंक्वेस्ट and war having come to an end, Ashoka's Dhamma helped officials to undertake public welfare and public work scheme. इसका मतलब समझ रहे हो आप? इसका मतलब ये है कि चूंकि वॉर वाली बात ही उसने खत्म कर दी, तो जितने भी ऑफिसर्स थे जो या जितने भी जो लोग एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर रहे हैं, उन सारों का जो ध्यान है, कंसंट्रेशन है, वो वेलफेयर के इशू पर आ गया. जिसका अर्थ ये था, जिसका मतलब ये था, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि पब्लिक वेलफेयर, ह्यूमन वेलफेयर पर, प्रॉस्पेरिटी पर, सोशल इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी पर काफी कार्य हुए. दिस रिजल्टेड इन प्रॉस्पेरिटी एंड हेल्प्ड पीपल टू लीड अ पीसफुल लाइफ. एंड दिस इज द स्टोरी ऑफ मौर्यन एम्पायर इन योर बुक, चैप्टर नंबर 4, ICSE क्लास 9th. फाइनली द चैप्टर एंड्स. नाउ अब आपका ये काम है कि टर्म्स टू रिमेंबर जो लिखा हुआ है, इंडिका, महामात्र, एडिक्ट और धम्मा, ये सब मैंने क्लास के दौरान बता दिया है. आप इसको समझ लीजिए. अगली चीज, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस बुक में दिए गए हैं, नंबर 14 तक है. इसको बनाइए. स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस को बनाएं, ये 7 है, इन सबों को बना लें. जहां भी डाउट है आपको इस पूरे चैप्टर के दौरान, आप डाउट को कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं. देखिए, डाउट बताने से हमें पता चलेगा कि और इसमें क्या इंप्रूवमेंट करनी होगी अपनी टीचिंग में, ताकि आपको ज्यादा अच्छे से अब मैं समझा सकूं. और आप लगातार इस चैनल से जुड़े रहें, दक्ष एजुकेशन के चैनल से आप लगातार जुड़े रहें. ICSE बोर्ड की जो साइंस और SST और मैथ्स और अदर जो सब्जेक्ट्स जो भी हैं क्लास 9th और 10th की, उसकी सब कंप्लीट वीडियो की प्लेलिस्ट हम बनाने जा रहे हैं. और यहाँ पर आपको सारे चैप्टर्स के और सब्जेक्ट्स के वीडियोस उपलब्ध होंगे. जब भी आपको कुछ समझ में ना आए, आप यहाँ से उसको देख सकते हैं. ठीक है, थैंक यू वेरी मच. मिलते हैं अगले वीडियो सेगमेंट में. थैंक यू.